तो बच्चों लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपको इस वीडियो में मिल रही है और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं लाइन बाय लाइन इसको डिस्क्राइब कराऊंगा। तो आप लोग अपनी बुक खोल के बैठ जाइए या ऑनलाइन अपनी बुक खोल लीजिए ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सको और इसका एक डिटेल नोट अपना तैयार कर सको। लाइन बाय लाइन आपको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। कन्वेंशियल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जो प्रारंभिक हमारा जो लिटरेचर था वो क्या कहता था कि ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी कि जितनी भी जीव जंतु, जो पेड़ पौधे या जीव जंतु हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे एज इट इज शुरुआत में ही किसी गॉड ने या किसी अग्रिम सत्ता ने रख दिए थे, जो कि लगातार आज तक अपना रिप्रोडक्शन करके, प्रजनन करके ग्रोथ करते आ रहे हैं। लेकिन अब बायोलॉजिकल वर्ड देखो क्या करता है आगे। दिस थ्योरी हैज़ 3 कनोटेशंस। अब इस थ्योरी में 3 चीज़ें हमारी मुख्य थी। वन, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। टू, दैट, तो ये पहला कनोटेशन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, दैट द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर। तो जैसा बना था वैसा ही अभी है। वही डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार के, मतलब जितने जीव जंतु थे सारे के सारे पहले ही बन गए थे, सारी स्पीसीज, सारी जेंडा पहले ही बन चुके थे और भविष्य में भी यही रहेंगे। तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी। और थर्ड पॉइंट जो ट्रेडिशनल थ्योरी में था, दैट अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड, कि अर्थ को लगभग 4000 ईयर ओल्ड हमारी अर्थ है। तो लेकिन अब हुआ क्या आगे, ऑल दीज आइडियाज़ वर स्ट्रांगली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी में इन सबको चैलेंज किया गया, इनके बारे में आर्गूमेंट किए गए कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तब साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली थी। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वोयाज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS वीगल। तो इसके बाद जो हमारा पूरी बायोलॉजी को जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हैं वो है हमारे डार्विन, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने, उनका एक जहाज़ था HMS वीगल। इसका नाम याद रखना, क्योंकि कभी ये कंपटीशन में आपके नीट लेवल तक पूछा जा सकता है। तो HMS वीगल नाम से राउंड द वर्ल्ड तूने पूरी दुनिया के चक्कर लगाए। चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट, अब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या उनका परिणाम निकला, उन्होंने इन सब से निकाला, दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट ऑल्सो विथ लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर एगो। तो चार्ल्स डार्विन ने इन सब से यही वो निकाला, यही डिसीजन निकाला, यही कंक्लूड किया, उन्होंने क्या निर्णय निकाला कि एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज। तो जो भी हमारी आज की प्रजातियां हैं, जो भी जातियां हैं, वो सारे के सारे क्या करती हैं, सिमिलरिटीज दिखाती हैं। नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स, अपने में भी उनमें समानता है, कई सारी तो समान होती हैं आपस में, बट ऑल्सो, लेकिन इसके अलावा लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर एगो, जो बहुत पहले भी लाइफ फॉर्म थे, बहुत पहले के जीव जंतु से थे, उनसे भी वह समानता दर्शाती है। तो यानी कहने का मतलब डार्विन क्या कहना चाह रहे हैं कि जीवों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समानता है। अगर इनमें समानता है तो ये समानता कैसे उत्पन्न हुई, इस पर क्यूरियोसिटी होना एक ह्यूमन नेचर है, और उस क्यूरियोसिटी का जवाब देने के लिए एक हार्ड वर्क करना पड़ता है। उस हार्ड वर्क को करने के बाद ही उस क्यूरियोसिटी का जवाब मिलता है। तो वो हार्ड वर्क डार्विन ने साहस किया और उन्होंने उसको कुछ परिणाम भी निकाला, जो कि बायोलॉजिकल वर्ड मानता है, चाहे जिस पर आज आगे भी उस पर इम्प्रोवाइजेशन हुए, उसमें सुधार हुए, लेकिन बेस डार्विन ने तैयार किया था। मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। अब लेकिन कई सारे लाइफ फॉर्म अब वो तो नहीं है जो पहले रहते थे। देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द years gone by just as new forms of life arose at different period of history of earth। तो कई जो जातियां उत्पन्न होते रही, एक्सटिंक्ट होते रही, विलुप्त होते रही, फिर नई जातियां उत्पन्न हुई, क्योंकि वातावरण की दशाएं बदल गई थी। तो बदली हुई वातावरणीय परिस्थितियों में नई नई प्रजातियां उत्पन्न होते गई, क्योंकि पृथ्वी कभी भी एक समान नहीं रही है। पृथ्वी का वातावरण बदलते रहा है हमेशा और बदलता रहेगा, और जातियां बदलते रही हैं, बदलती रहेंगी। अरोज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। तो धीरे धीरे ही उन्होंने कहा जीवों का विकास हुआ, यानी कि जीवों की प्रजातियां बनने में लाखों, करोड़ों, अरबों साल भी लग सकते हैं। धीरे धीरे ही जीवों का विकास होता है, एक जीव से दूसरे जीव का विकास होता है, और एक जीव के अंदर भी विकास होता है। तो इस तरह से
विकास एक नेचुरल और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, तो धीरे धीरे, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे लाइफ फॉर्म का इवोल्यूशन हुआ है। एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन करेक्टरिस्टिक्स, तो किसी भी पॉपुलेशन को लें, किसी भी जनसंख्या को लें, हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन करेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें गुणों में भिन्नताएं होती हैं, कुछ कुछ भिन्नताएं सब में पाई जाती हैं। दोज करेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर टू नेचुरल कंडीशन, तो अब ये विभिन्नताएं काफ़ी ज़रूरी भी हैं, क्योंकि इनमें कुछ प्रजातियां जो भिन्न होती हैं वो प्राकृतिक बदलते हुए प्राकृतिक वातावरण, क्योंकि नेचर तो चेंज हो रहा है, प्रकृति तो बदल रही है लगातार, तो या उसका वातावरण बदल रहा है, उसका परिवेश बदल रहा है, उसकी दशाएं बदल रही हैं, उसकी आवश्यकताएं बदल रही हैं। तो दोज करेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, तो कुछ एक चीज़ें उन्हें क्या करती हैं, प्राकृतिक वातावरण में अच्छी तरह से जीने के लिए सपोर्ट करती हैं, रहने के लिए सपोर्ट करती हैं, राइट। तो क्लाइमेट के लिए कंपटीशन हो सकता है, फूड के लिए, फिजिकल फैक्टर के लिए, ठीक है। तो वुड आउटब्रीड अदर्स दैट आर लेस इंडोर्ड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन, तो वो उनको क्या कर देते हैं, उनको बाहर कर देते हैं, उनको प्रकृति से बाहर कर देते हैं और खुद वहाँ पर डोमिनेट हो जाते हैं। तो जिनके पास ये सारी वेरिएशंस नहीं है, ऐसी प्रजातियाँ प्रकृति से बाहर हो जाती हैं, और जिनके अंदर विभिन्नताएं पैदा हो गई हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई हैं, वो प्रजातियाँ आगे नेचर उनको सेलेक्ट कर लेता है। अनदर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन, और दूसरा वर्ड डार्विन ने कहा था फिटनेस। पहला वर्ड क्या कहा था डार्विन ने, कि उनमें वेरिएशंस आएंगी, वेरिएशंस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स आएंगी। दूसरा कहा था फिटनेस, वेरिएशंस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स और फिटनेस, ये दो पॉइंट हमें ध्यान में रखने। तो फिटनेस से कहने का मतलब क्या था, फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, तो फिटनेस से डार्विन का तात्पर्य केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस था, यानी प्रजनन करने की क्षमता, जिसके अंदर प्रजनन करने की ज़्यादा क्षमता होगी वह प्रजाति ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ाएगी, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, तो उनके अंदर पावर भी, कैपेबिलिटी ज़्यादा आएंगी, वो नेचुरल पावर ज़्यादा अर्न कर लेंगे और आने वाले टाइम में सर्वाइव कर जाएंगे। हैंस दोज हु आर बेटर फिट इन द एनवायरनमेंट लीव मोर प्रोजनी देन अदर्स, तो उनकी प्रोजनी जो भी उनकी संतानें होंगी ज़्यादा होंगी। दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हैंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर, और वो उनका ज़्यादा होता है तो उसको नेचर भी सेलेक्ट कर लेता है, यानी कि जिसकी प्रोजनी ज़्यादा देखता है नेचर भी उसको सेलेक्ट कर लेता है। नेचर को पता है ये मेरे फोर्स के साथ अच्छी तरह से कोप कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो ये जो है आगे सिलेक्शन में जाएगा, तो उसको सेलेक्ट कर लेता है। तो ये डार्विन ने क्या कहा, इस तरह से प्रजातियों की उत्पत्ति हुई, इस तरह से जातियाँ की उत्पत्ति हुई। ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइड इट as a mechanism of evolution. Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archipelago, had also come to similar conclusions around the same time. अब इसी के साथ डार्विन ने तो अपनी यात्रा करी थी, लेकिन डार्विन के अलावा वेलेस ने भी इसमें पूरा योगदान दिया है नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को एग्जिस्टेंस में लाने में, लेकिन वेलेस को उतनी वो नहीं मिल पाई, ज़्यादा क्रेडिट डार्विन साहब ले गए, क्योंकि उस समय इंग्लैंड का बोलबाला था, तो इंग्लैंड वालों ने डार्विन को ही ज़्यादा प्रचारित कर दिया, लेकिन वेलेस ने भी काफ़ी हार्ड वर्क इसमें किया है, जो कि अनुसंधान बताते हैं। तो ऑल्स केम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड सेम टाइम। ही ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्नाइजेबल, तो इस तरह से उन्होंने बताया किस तरह से नए ऑर्गेनिज्म पहचान में आते हैं, अस्तित्व में आते हैं। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स, तो जितने भी लाइफ फॉर्म है उनमें कुछ ना कुछ क्या है, सिमिलरिटी है, और इनके एंसेस्टर यानी कि इनके पूर्वज जो हैं वो समान है कहते हैं। हाउएवर दीज एंसेस्टर्स वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, हालांकि वो एंसेस्टर अलग अलग पीरियड में, जितने भी अभी तक हमारा पूरा अर्थ में इवोल्यूशन हुआ है, अर्थ के इवोल्यूशन को हम साइंटिफिकली जब स्टडी करते हैं तो कैसे बांटते हैं, इपोक्स, पीरियड और एरा, इस तरह से बांटा जाता है। तो उन इपोक, पीरियड और एरा में अलग अलग प्रकार के जीव आए, उन जीवों के बारे में, वो जीव क्या थे, हमारे कोई जो आज जो वर्तमान में जीव है उनके कोई न कोई एंसेस्टर थे, राइट। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अ कॉमन परमिसेबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड ऑफ ईयर एज वॉज थॉट अर्लियर बट बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। तो इन सब से क्या हमें कंक्लूजन निकलता है, ए कॉमन परमिसेबल कंक्लूजन दैट अर्थ इज़ वेरी ओल्ड, अर्थ क्या है, बहुत पुरानी है, नॉट थाउजेंड ऑफ ईयर, न केवल थाउजेंड बल्कि क्या है ये, थॉट अर्लियर बट
बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड, ये तो बिलियन ऑफ ईयर ओल्ड, बहुत बिलियन ऑफ ईयर ओल्ड, बहुत पुरानी हमारी अर्थ है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पर हम आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। अगर अब साइंटिस्ट ने कह दिया कि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, हमने मान भी लिया इवोल्यूशन हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा कि एक जीव से दूसरे जीव की जाति की उत्पत्ति हुई होगी, वातावरण की दशाएं बदली होंगी, उसके अनुसार नेचर के अनुसार वो कुछ चेंजेज आए होंगे जीव में, और जीवों का विकास हुआ होगा। लेकिन एविडेंस क्या है? जब तक एविडेंस नहीं है तब तक साइंस किसी चीज़ को मानेगा? बिल्कुल भी नहीं। साइंस तभी मानेगा जब उसका कोई एविडेंस दिखाओगे। तो एविडेंस के लिए जब स्टडी की गई तो कई सारे एविडेंस हैं, लेकिन हमें केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों पर जाना है जो कि हमारे काम के हैं। तो एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी हमारी इम्पोर्टेंट उसका प्रमाण देते हैं। जो एविडेंस मीन्स क्या प्रमाण है, भैया जैव विकास हुआ है, प्रमाण दिखाओ, हमें प्रूफ दिखाओ। तो वो क्या है, वो क्या कहलाते हैं हमारे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज ऑल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकल। तो अर्नस्ट हैकल का नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अर्नस्ट हैकल ने यह दिया था कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन की विकास में हमारी भ्रूण की एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि जब बच्चा पेट में होता है, फिर छोटा छोटा भ्रूण होता है, तो इनके भ्रूण में कुछ समानता होती है, इनके एम्ब्रियोलॉजी में कुछ समानता होती है, विभिन्न जीवों के एम्ब्रियोलॉजी में समानता होती है। जब इनकी एम्ब्रियोलॉजी में समानता को स्टडी किया जाता है तब इससे पता चलता है कि अगर इसकी एम्ब्रियोलॉजी समान है तो कहीं ना कहीं किसी एक कॉमन एंसेस्टर से इनकी उत्पत्ति हुई होगी, या इनके पूर्वज समान होंगे, तभी इनके अंदर कुछ न कुछ गुण अपने पूर्वजों के भी दिखाई दे रहे हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है हमारे जब मनुष्य का जब शरीर गर्भ के अंदर होता है, मनुष्य का जब विकास होना प्रारंभ होता है, तो उस समय शुरुआती गिल स्लिट्स भी बनते हैं, यानी मछली की तरह गिल स्लिट दिखाई देते हैं एक भ्रूण के अंदर। जबकि मछली में तो गिल स्लिट वर्क करते हैं, एडल्ट में उसके काम आते हैं, लेकिन हमारे तो किसी काम के है नहीं वो। लेकिन ये क्या शो कर देता है? शो कर जाता है कि कहीं ना कहीं हम भी जलीय जीवों से विकसित हुए हैं, हमारे एंसेस्टर कहीं जलीय रहे हैं, या जलीय जीवों से स्थलीय जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा हमको क्लू देते हैं कि जलीय जीवों से ही स्थलीय जीव आए, राइट। तो embryos of all vertebrates including human develop row of vestigial gill slits just behind the head, but it is a functional organ only in fish and not found in any other vertebrates। ठीक है, इसे आप अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। However, this proposal was disapproved on careful study performed by Carl Ernst von Baer। कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, तो इन्होंने हालांकि कह दिया था कि एम्ब्रियोलॉजी ये सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने कहा कि जो एम्ब्रियोलॉजी सपोर्ट तो करे, लेकिन एडल्ट तो ऐसा नहीं होता है, एम्ब्रियोलॉजी तक ही सीमित रहती है वो चीज़ें। तो हम नहीं कह सकते कि ये जो है इनका विकास वहाँ से हुआ है, क्योंकि उसके एडल्ट में वो करेक्टर शो नहीं होते, उसके अनुसार एडल्ट में भी वो करेक्टर शो होने चाहिए थे। ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। So comparative anatomy and morphology shows similarities and difference among organisms of today and those that existed year ago। तो comparative anatomy और morphology, अगर हम इनके एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, एनाटॉमी मीन्स आंतरिक विज्ञान, अंदर की चीज़ें, इनके टिश्यू तक, ऑर्गन लेवल तक इनको देखते हैं, और morphology यानी बाहर कैसा दिखता है कोई प्लांट, बाहर कैसा दिखता है कोई जीव, इट इज़ कॉल्ड इट्स मॉर्फोलॉजी। तो जो हम इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों की स्टडी करते हैं, यानी अंदर और बाहर दोनों जब जीवों की हम स्टडी करते हैं, तो क्या होता है अब टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर एगो, अब इनको हम कंपेयर करते हैं, जो बहुत पहले जीव थे उनके साथ इनकी तुलना करते हैं। सच सिमिलरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर्स वर शेयर्ड और नॉट, कि इनसे पता चल जाता है हमें कि इनमें कॉमन एंसेस्ट्री थी या नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल वेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन, ये सारे देखो, वेल मछली, वेल और बैट चमगादड़, चीता एंड ह्यूमन, ठीक है, और जितने भी ह्यूमन क्या सारे मैमल्स इनको इंक्लूड करके शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फॉल लिम्ब। तो इनके फॉल लिम्ब यानी हाथ की बोन जब इनकी स्टडी की जाती है, हाथ की बोन इनमें समानता हो जाती है इन सब की, चीता में भी, मैन में भी, वेल में भी, बैट में भी। अब देखो इनकी हाथ की जो हड्डियाँ हैं, इनकी हड्डियाँ बनावट में समान है, ऊपर ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और नीचे मेटाकार्पल, कार्पल, सारे जो हड्डियाँ होती हैं ह्यूमन की, वही हड्डी आपको चीता की दिखेगी, वही हड्डी आपको व्हेल की भी दिखेगी। हालांकि वो छोटी दिख रही है, सामान्यतः नहीं दिख पाए, वो लंबाई में समानता नहीं आएगी, लेकिन बनावट में उनकी समानता है। उसी प्रकार बैट की भी इन हड्डियों में, फोरलिम्ब यानी हाथ की हड्डियों में समानता है। तो ये समानता क्या दर्शा रही है? ये समानता ये दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं इन सब का
एंसेस्टर एक होगा, यानी ओरिजिनेट एक ही जगह से हुई होंगी, लेकिन प्रयोग के आधार पर इनमें थोड़ा बहुत अंतर आ गया कि उसने कुछ अलग प्रयोग करना शुरू कर दिया उन हाथों का, उसने कुछ अलग तरीके से के काम में प्रयोग करना शुरू कर दिया उन हाथों का। तो जिस काम में प्रयोग की करना शुरू कर दिया उसी प्रकार के अंग विकसित हो गए। तो हमारे अंग उसी प्रकार अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिस भी कार्य को वो करने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का विकास क्या कहलाया? इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। थ्रू दीज forelimbs perform different functions in these animals. They have similar anatomical structure. हालांकि इनके कार्य अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी एनाटॉमी एक सी होती है, इनके अंदर की संरचना एक सी होती है। ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेज। आगे की अंगुलियों की हड्डियों को फैलेंजेज कहते हैं। सारा क्रम है हमारा, ऊपर ह्यूमरस, हमारे ऊपर की हड्डियाँ, ठीक है, ये क्या कहते हैं, कूनी से ऊपर की हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं। नीचे रेडियस, अल्ना, दो हड्डियाँ हमारे हाथ में होती है, रेडियस और अल्ना। उसके बाद कार्पल हड्डी कलाई की वहाँ पर होती है, फिर मेटाकार्पल उसके आगे, फिर उसके बाद फैलेंजेज आते हैं जो हमारे इनमें होते हैं, फिंगर्स में होते हैं। ठीक है, इन दियर फोर लिम्स, हैंस इन दीज एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अमंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन इन डिफरेंट नीड। अब आवश्यकता अलग अलग थी, तो यही सारे ऑर्गन अलग अलग तरीके से विकसित हो गए। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर आज होमोलोगस। लेकिन इन स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? होमोलोगस, क्योंकि उत्पत्ति में समान है, उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य में भिन्न, ऐसे ऑर्गन को होमोलोगस कहते हैं। होमोलोगस यानी कि समजात अंग। होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, तो ये क्या शो करती है कि हमारे एंसेस्टर समान थे। अदर एग्जाम्पल आर वर्टिब्रेट्स, हार्ट और ब्रेन, और वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन भी हमारा क्या है? ये होमोलोगस ऑर्गन का ही एग्जाम्पल है। अदर एग्जाम्पल वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन। इन प्लांट ऑल्सो द थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी। तो इसी प्रकार बोगनविलिया में एक छोटा सा कांटा जैसा होता है, उसी प्रकार कुकुरबिटा यानी कद्दू, लौकी, ये कुकुरबिटा के जो भी हमारे वो हैं प्लांट हैं, इनमें टेंड्रिल पाया जाता है। तो टेंड्रिल दिखता अलग है, थॉर्न कांटा कहाँ इतना छोटा सा होता है, और टेंड्रिल इतना घुमा घुमा हुक के आकार का होता है, क्योंकि किसी उसमें चढ़ता है, किसी सपोर्ट को लेने के लिए वो मॉडिफाइड ऑर्गन है। तो अब इन दोनों में लेकिन अंदर अगर हम देखते हैं आंतरिक संरचना इनकी समान होती है, तो ये भी क्या है? होमोलोगस ऑर्गन है, राइट। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वेरएज इसी का डिफरेंट क्या, ये तो हमने बता दिया। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझ में आ गया। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का अर्थ क्या हुआ? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन अलग अलग काम किया उन्होंने, तो अलग अलग काम किया तो उनके ऑर्गन अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये हो गया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ, इस तरह से विकास हो, क्योंकि हमारा मेन थीम, सेंट्रल थीम अभी इवोल्यूशन है, विकास कैसे हुआ जीवों का, वही हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वेयर इसी का डिफरेंट क्या है, इसी का अपोजिट क्या है? एनालॉजी। अब एनालॉजी क्या कहती है? एनालॉजी कहती है रिफर्स टू सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट, बिल्कुल इसका अपोजिट कहती है एनालॉजी। अब एनालॉजी क्या कहेगी? कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा। एनालॉजी क्या कहेगी? अलग अलग एंसेस्टर है, बहुत से एंसेस्टर हैं, अब बहुत से एंसेस्टर से उत्पत्ति हुई है, ठीक है, लेकिन वर्क इनका एक है, काम इनका एक है। अब वर्क जहाँ एक हो जाएगा, काम जहाँ एक हो जाएगा, लेकिन एंसेस्टर अलग अलग होंगे, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और ऐसे को हम ऑर्गन को हम कहेंगे एनालॉजी, एनालोगस ऑर्गन या एनालॉजी, राइट। आप हिंदी में भी इसे समरूप अंग, ठीक है, उसे बोलते हैं समजात अंग, इसे बोलते हैं समरूप अंग। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हैंस हैविंग सिमिलरिटीज। अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी आर द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स और द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन। ये सारे किसके? ये एनालॉजी के एग्जाम्पल हैं। आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल, आई का ऑक्टोपस और मैमल का ऑक्टोपस, ये दोनों, ठीक है। और फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, डॉल्फिन और पेंगुइन के फ्लिपर, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे, ये हमारे एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। एनालोगस ऑर्गन यानी अलग अलग एंसेस्टर से हुआ, लेकिन कार्य इनका ही है, कार्य काम तो देखने का ही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आँख हमारी देखने का काम कर रही है, उसी प्रकार उसका फ्लिपर, और तो फ्लिपर यहाँ पर पेंगुइन और डॉल्फिन की फ्लिपर क्या काम कर रहे हैं? तैरने का काम कर रहे हैं। वन कैन से दैट इट इज़ सिमिलर हैबिटेट दैट हैज़ रिजल्टेड इन selection of similar adaptive feature in different group of organism but toward the same function। पर फोकस करिए, टुवर्ड द सेम फंक्शन कह रहा हूँ, यानी काम एक था, ठीक है। टुवर्ड द एक ही काम के लिए ऑर्गन अलग अलग प्रकार के विकसित हो गए, ठीक। टुवर्ड द सेम फंक्शन हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट। स्वीट पोटैटो जो होता है किसका मॉडिफिकेशन होता है? रूट का मॉडिफिकेशन होता है। एंड पोटैटो, और जो नॉर्मल पोटैटो है वो किसका होता है?
स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। तो स्वीट पोटैटो और पोटैटो में डिफरेंस देखो, यहाँ पर फंक्शन दोनों का एक ही है। फंक्शन क्या है, स्वीट पोटैटो भी रूट का ही काम कर रहा है, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन का ही वर्क कर रहा है, पोटैटो भी एब्जॉर्प्शन का ही वर्क कर रहा है, लेकिन मॉडिफिकेशन किसका है, एनाटॉमी देखो कितना डिफरेंस है एनाटॉमी में। स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है और पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो इतना डिफरेंस आता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एनाटॉमी का। फंक्शन सेम है लेकिन एनाटॉमी इनकी डिफरेंट है, ये ध्यान में रखना। तो इससे आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि फंक्शन सेम हो बल्कि एनाटॉमी डिफरेंट हो। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है एनालॉजी या एनालॉजिकल डेवलपमेंट, एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ देते हैं। इन द सेम लाइन ऑफ आर्गूमेंट सिमिलरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री। सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उन रिएक्शन में भी कुछ समानता दिखाई देती है कुछ अन्य जीवों के साथ। बायोकेमिकल रिएक्शन की जब हम उनसे कंपेयर करते हैं तो उनमें भी समानता दिखाई देती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म गिव क्लू टू कॉमन एंसेस्ट्री, ये भी हमारा कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है। दीज बायोकेमिकल सिमिलरिटीज पॉइंट टू द सेम shared ancestry as structural similarities among diverse organisms. Man has bred selected plants and animals for agriculture, horticulture, sport or security. Man has domesticated many wild animals and crops. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, फिर भी हम अपना कंप्लीशन के परफेक्शन के तौर पर इसे पूरा पढ़ लेते हैं। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज़ क्रिएटेड ब्रीड्स दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स but still are of the same group. It is argued that of within hundred of years man could create new breed. Could not nature have done the same over millions of years? अनदर इंटरेस्ट, तो आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम कई सारे नई नई ब्रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, तो यहाँ हम बहुत जल्दी ब्रीडिंग कर सकते हैं, तो म्यूटेशन करवा सकते हैं। केमिकल के द्वारा हम नई नई फसलें पैदा कर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी उनमें चेंजेस ला दे रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये है। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम इंग्लैंड इन अ कलेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इंग्लैंड में क्या हुआ था, मोथ एक तितली की तरह का ही इंसेक्ट होता है मोथ में, राइट। इंग्लैंड नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम इंग्लैंड इन अ कलेक्शन ऑफ मोथ मेड इन 1850। तो 1850 में उनका जब कलेक्शन किया गया उन मोथ्स का, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भी नहीं था, तब तो उद्योग वगैरह कुछ भी नहीं लगे थे। तो उससे पहले जो मोथ का कलर था वो वाइट था, पहले बिल्कुल वाइट कलर की मोथ होती थी। ठीक है, रीजन क्या था वाइट कलर की मोथ होने का, क्योंकि उस समय लाइकेन थे, उन पेड़ों में लाइकेन उगते थे, राइट। तो लाइकेन वाइट कलर के लाइकेन थे क्योंकि प्योरिटी थी। तो लाइकेन तो जहाँ पर पोल्यूशन होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं, तो वहाँ पर प्योरिटी थी, तो उसमें पोल्यूशन नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो वहाँ पर मोथ वाइट कलर के उग रहे थे, राइट। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ब्लैकिश होने लग गया, ब्लैक, क्योंकि धुआं आ गया, तो धुआं जमने लग गया उन पेड़ों में। तो धुआं जमने लग गया तो क्या हुआ कि मोथ में भी चेंजेस आ गए, मोथ ब्लैक हो गई, राइट। तो पहले ब्लैक मोथ भी थे, लेकिन ब्लैक मोथ की संख्या कम थी, वाइट की ज़्यादा थी, वाइट डोमिनेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो आसानी से अपना जो उनका शत्रु होगा, जो प्रेडेटर होगा, उनको खाने के लिए आएगा, तो वो उसको कॉमफ्लेग कर देंगे। कॉमफ्लेग मीन्स उसको धोखा दे देंगे, क्योंकि वो उसका भी वाइट ही कलर है, लाइकेन का भी वाइट ही कलर है, जो कि प्लांट में ग्रो कर रहा है, पूरे प्लांट का वाइट ही कलर है, तो दोनों का कलर एक सा है। तो उनके कलर एक सा होने के कारण वो क्या करेंगे, शत्रु उसको मार नहीं पाएगा, तो उसका प्रोटेक्शन हो रहा था, तो उसकी जाति ग्रो भी कर रही थी। लेकिन बाद में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिकरण हुआ, तो सारी जातियाँ, वाइट वाली जातियाँ समाप्त होने लग गई धीरे धीरे, और ब्लैक वाली जातियाँ आगे विकसित होने लगी, यानी काले रंग के मोथ ज़्यादा इवोल्यूट होने लग गए। तो ये देखो कितना चेंज लाती है इन्वायरमेंट से कितना चेंज हो जाता है। मोथ का कलर जहाँ वाइट था, वाइट अब वाइट कलर वाले ज़्यादा थे, अब ब्लैक कलर वाले ज़्यादा होने लग गए। तो ये सब किसके कारण हुआ, ये सब हुआ हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, और ये इवोल्यूशन का एक फैक्टर हुआ। तो इन्हीं को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी फोर्स, राइट। तो जिसने पूरा स्पीसीज को ही वहाँ को मोड़ दिया, सारी की स्पीसीज ब्लैक होनी शुरू हो गई, राइट। तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी यहाँ पर बताती है। Similarly, excess use of herbicides, pesticides, etc. has only resulted in selection of resistance variety in much larger time scale. This is also true for microbes against which we
एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और सेल। तो अब क्या कह रहा है, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, ज़्यादा हम हर्बिसाइड यूज़ करेंगे। हर्बिसाइड क्यों यूज़ करते हैं, पौधों को मारने के लिए। भैया जो हमारे जो क्रॉप उग रही है उन क्रॉप को जो खाने के लिए जो जीव जो छोटे छोटे इंसेक्ट आते हैं उनको मारने के लिए हम केमिकल का यूज़ करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हेर्बिसाइड। उसी प्रकार पेस्टिसाइड, जीवों को मारने के लिए, कुछ कीड़ों को मारने के लिए कुछ पेस्टिसाइड्स आते हैं। हैज़ ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी इन अ मच लेसर टाइम स्केल। अब इससे क्या होता है, अब उन जीवों में क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे, हाँ हालांकि कुछ जीव तो मर जा रहे हैं, लेकिन कुछ जीव जो सर्वाइव कर जा रहे हैं वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। रेजिस्टेंस मतलब उस दवा के खिलाफ लड़ने की क्षमता उस शरीर के अंदर आ रही है, उस जीव के अंदर दवाई के खिलाफ लड़ने की क्षमता आनी शुरू हो गई है, रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया। रेजिस्टेंस कर रहा है उसको प्रोटेक्ट उससे लड़ ले रहा है, वो उस दवाई से लड़ ले रहा है, तो उसके अंदर वो पावर आनी शुरू हो गई है। तो ऐसे ही तो जीवों का विकास होता है, जिसके अंदर जो पावर आनी शुरू हो जाती है, जो डिफरेंट होता है, वेरिएशन हो जाता है, वही जाति आगे को विकास करती है। तो अब उसने क्या किया, एक रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप हो जाएगी, लेकिन ये बहुत कम समय में, देखो हमारे द्वारा, मनुष्य के द्वारा, कौन कर रहा है एवोल्यूशन, मनुष्य कर रहा है, मनुष्य के द्वारा, ठीक है, क्योंकि हमने पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड ये सारे डाल करके जीवों में चेंज ले आए, जीवों का जो बनावट थी उसकी संरचना में हम चेंज लेके आ गए, उसके केमिकल स्ट्रक्चर में हम चेंज लेके आ गए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वैरायटी किसका एग्जाम्पल है, एंथ्रोपोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी मनुष्य के द्वारा किया गया विकास, राइट। जीवों का विकास करवाया गया, मनुष्य के द्वारा करवाया गया उनका विकास। आई बात समझ में। तो ये क्या हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल इवोल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर बहुत कम समय में आ गई। वैसे तो हम समझ रहे हैं कि जीवों का विकास के लिए करोड़ों अरबों समय लग जाता है, बहुत लंबा समय लगता है जीवों की नई वैरायटी पैदा होने में, या नई जाति की उत्पत्ति होने में, नई स्पीसीज को बनने में, लेकिन यहाँ पर तो बहुत जल्दी ही ये रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, राइट। तो ये क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल इवोल्यूशन। नेक्स्ट, तो बच्चों अगर आप ध्यान से ये वीडियो को देखेंगे तो लाइन बाय लाइन आपको पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें मिल जाएगा। तो इसके अलावा कहीं आपको और दूसरी जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज़ को यहाँ पर इलेबोरेट किया जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके आगे, तब तक इस वीडियो को आप पढ़िए ध्यान से और शेयर कर दीजिए अच्छी लग रही है तो, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।